नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग को आरआरटीसी के ऑनलाइन पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे इतिहास के ऊपर और खासकर प्राचीन भारत के इतिहास के ऊपर। प्राचीन भारत के इतिहास का संपूर्ण सिलेबस हम बता चुके हैं और उसके बाद पहला चैप्टर, पहला अध्याय इतिहास के जानकारी का स्रोत स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग देखे थे इतिहास के जानकारी के स्रोत को दो पार्ट बांटे थे। एक था पुरातत्व और दूसरा था साहित्य। पुरातत्व जो है वैसी वस्तुएं जो उत्खनन के दौरान प्राप्त होती है, उसे हम कहते हैं पुरातत्व। तो पुरातत्व की बात चल रही थी, जिसमें हम लोग अभिलेख और मंदिर कर चुके हैं। आज बात करेंगे पुरातत्व में जो शेष बच चुका है, सिक्का, स्तूप, चैत्य, विहार और गुफा के बारे में। तो उसमें सबसे पहले हम आज बात करते हैं सिक्का के ऊपर। देखिए, ये सिक्का जो है, ये सिक्का का अध्ययन जो हम लोग करते हैं वो करते हैं न्यूमिस्मैटिक्स में। न्यूमिस्मैटिक्स में हम लोग सिक्का का अध्ययन करते हैं। कहाँ करते हैं? न्यूमिस्मैटिक्स में। इसको हम लोग हिंदी में मुद्रा शास्त्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुद्रा शास्त्र भी बोलते हैं। किसको? न्यूमिस्मैटिक्स को, जिसमें हम लोग सिक्कों का अध्ययन करते हैं। देखिए, सिक्कों से जो है राजा का क्षेत्र, आर्थिक स्थिति और कला संस्कृति का जानकारी मिलता है। सिक्का से राजा का क्षेत्र, आर्थिक स्थिति और कला संस्कृति का जानकारी मिलता है। क्लियर है बात? सिक्का से क्या मिलता है? राजा का क्षेत्र, आर्थिक स्थिति और कला संस्कृति का जानकारी मिलता है। जिस प्रकार हम लोग जो अभिलेख और मंदिर को पार्ट में बांट कर पढ़े थे, तो सिक्का को भी बांट कर पढ़ेंगे। जैसे सिक्का के बात किया जाए तो मौर्य काल का सिक्का, उत्तर मौर्य काल का सिक्का और गुप्त काल का सिक्का पे चर्चा करेंगे। तो तीन पार्ट में बांटेंगे। पहला है मौर्य काल का सिक्का। कौन है? मौर्य काल का सिक्का। दूसरा है उत्तर मौर्य काल का सिक्का, उत्तर मौर्य काल का सिक्का। और तीसरा है गुप्त काल का सिक्का, गुप्त काल का सिक्का। चलिए, तो यहां पर एक बात, अगर आप लोग अभी अपने पास पेन और कॉपी लेकर नहीं बैठे हैं तो वीडियो को यहीं पर रोकें और पहले अपने पास पेन और कॉपी रखें और प्रत्येक पॉइंट को नोट करें और प्राचीन भारत के इतिहास का एक शानदार नोट तैयार करें, जो कि आपको आगे भी इससे सहूलियत हो, मदद मिले। और साथ में ही इस वीडियो को देखने के बाद अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये दो बात जरूर करें। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग सिक्का की ओर। और सबसे पहले बात करेंगे हम लोग आज मौर्य काल का सिक्का। अगर बात करें मौर्य काल का सिक्का, देखिए मौर्य काल का सिक्का, पहले बात करते हैं थोड़ा सा मौर्य काल के बारे में। मौर्य काल का, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक और उसके बाद उसके उत्तराधिकारी। और अगर बात करें उत्तर मौर्य काल का, तो उत्तर मौर्य काल में देशी वंश है और विदेशी वंश है। तो उन सभी वंशजों के सिक्कों का अध्ययन करेंगे और फिर गुप्त काल के सिक्का का अध्ययन करेंगे, गुप्त काल तक ही करेंगे। तो मौर्य काल का सिक्का के बारे में अगर बात करें तो इस काल में चांदी का सिक्का प्रचलित था। किसका सिक्का था प्रचलित? चांदी का सिक्का प्रचलित था। और मौर्य काल में सिक्कों को पन्न, आहत और पंचमार्क कहते थे। मौर्य काल में सिक्कों को पन्न, आहत और पंचमार्क कहते थे। क्या कहते थे? मौर्य काल के सिक्कों को पन्न, आहत और पंचमार्क, पन्न, आहत और पंचमार्क कहते थे मौर्य काल के सिक्कों को। देखिए, भारत में सबसे पहली, अगर भारत में सबसे पहली सिक्का मिली है तो पंचमार्क सिक्का ही मिला है। भारत में सबसे पहला सिक्का कौन है? पंचमार्क सिक्का। भारत में सबसे पहली मुद्रा पंचमार्क मुद्रा ही था। और पंचमार्क मुद्रा की बात करें तो यह महाजनपद काल में बनने शुरू हो गए थे। महाजनपद काल में बनने शुरू हो गए थे। और महाजनपदों की अगर बात करें तो महाजनपदों की स्थापना
छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान हुआ था। थोड़ा सा सिक्का पर ब्रेक लगाइएगा और देखिए पहले यहां पर आ गया बात महाजनपद काल का। महाजनपद काल, जिसको हम लोग द्वितीय नगरीय करण काल भी कहते हैं। तो ये महाजनपद काल की बात जो किए छठी सदी ईस्वी पूर्व में हुआ था। देखिए भारत के इतिहास को अगर पढ़ेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हम लोग पढ़ते हैं वैदिक काल। अब वैदिक काल को दो पार्ट में बांटते हैं, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अगर पूरा वैदिक काल की बात करें तो है 1500 ईस्वी पूर्व से कहां तक, 600 ईस्वी पूर्व तक। इसमें 1500 से 1000 तक क्या है, ऋग वैदिक काल, और 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक है उत्तर वैदिक काल। और 600 ईस्वी पूर्व के बाद जो आया आपका, वो आया महाजनपद काल। चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता पहली नगरीय सभ्यता थी, उसके बाद वैदिक काल के बारे में कहा जाता है कि ग्रामीण सभ्यता है, और इसीलिए महाजनपद काल को कहते हैं द्वितीय नगरीय करण काल या दूसरी शहरी सभ्यता। यानी पहली कौन हो गई, सिंधु घाटी की सभ्यता। चलिए बहरहाल हम बात कर रहे हैं सिक्का के ऊपर, और हम बात किए कि पंचमार्क सिक्का। तो पंचमार्क सिक्का जो है महाजनपद काल से बनने शुरू हो गए थे। देखिएगा यहां पर जो मौर्य काल के सिक्का की बात कर रहे हैं, तो मौर्य काल में सिक्कों पर जो है मयूर, पर्वत और अर्ध चंद्रमा का चित्र बना होता था। मयूर, पर्वत और अर्ध चंद्रमा। अगर बात करें कि किस काल के सिक्कों पर मयूर, पर्वत और अर्ध चंद्रमा का चित्र बना होता था, तो किसका था, मौर्य काल के सिक्का के ऊपर। देखिए सिक्कों की बात अगर करें तो सिक्का के अपने अपने नामकरण थे, तथा जैसे रत्ती इकाई पर आधारित था। रत्ती इकाई पर सिक्का जो है, रत्ती भर, रत्ती कितना रत्ती होता है, तो सिक्का जो है रत्ती इकाई पर आधारित है। और रत्ती जो है 1 ग्राम का, रत्ती 1 ग्राम का 1 अंश होता था। रत्ती 1 ग्राम का 1 अंश होता था। क्या बोले, कि सिक्का जो है रत्ती पर आधारित था, और रत्ती जो है 1 ग्राम का 1 अंश होता था। आज भी जो है हम लोग अगर कोई स्टोन खरीदते हैं, चाहे गोमेद पत्थर खरीदें, चाहे हम लोग पोखराज टोपाज खरीदें, मूंगा मोती खरीदें, तो रत्ती पर ही मिलता है। तो सिक्का भी उस समय रत्ती पर आधारित था, और 1 ग्राम का 1 अंश जो है रत्ती होता था। अगर बात करें हम लोग अर्थशास्त्र का, तो अर्थशास्त्र के अनुसार अगर हम लोग बात करें पन्न के बारे में, तो पन्न के अंशों में 4 प्रकार के सिक्के थे। अर्थशास्त्र के अनुसार पन्न के अंशों में 4 प्रकार के सिक्के थे। उसमें था पूर्ण सिक्का, अर्ध सिक्का, चौथाई और 8वां भाग। कौन कौन था, पूर्ण था, अर्ध था, चौथाई था और 8वां भाग था। देखिए पूर्व काल में 32 रत्ती का एक सिक्का मिला है, 32 रत्ती का एक सिक्का मिला है, और कार्स्पन का सिक्का मिला है। कार्स्पन का एक 32 रत्ती का सिक्का मिला है पूर्व काल में कार्स्पन का 32 रत्ती का सिक्का मिला है। देखिए जो हम 12 बात करते हैं पंचमार्क सिक्का का, तो मौर्य काल में सबसे अधिक सिक्का पंचमार्क सिक्का मिला है। यानी कि मौर्य काल के दौरान पंचमार्क सिक्का का सबसे अधिक प्रचलन था। किसका, पंचमार्क सिक्का का। किस काल में बात कर रहे हैं हम लोग, मौर्य काल की बात कर रहे हैं, ठीक है। और मौर्य काल में पंचमार्क सिक्का का सबसे अधिक प्रचलन था। देखिए पंचमार्क सिक्का, इसका नाम क्यों पड़ा, तो इन सिक्कों पर सूर्य का, चक्र का, धनुष का, वान का और अन्य ज्यामितीय आकृति जो है इन सिक्कों पर बनी होती थी। इसी कारण इन सिक्कों को पंचमार्क सिक्का कहते थे। क्लियर है बात, क्योंकि इन सिक्कों पर, पंचमार्क सिक्कों पर सूर्य का, चक्र का, तीर का, धनुष का और अन्य ज्यामितीय आकृतियां बनी होती थी। इसी कारण इन सिक्कों को पंचमार्क सिक्का कहते थे। चलिए अब बात करते हैं उत्तर मौर्य काल का सिक्का के बारे में। उत्तर मौर्य काल का सिक्का, देखिए जैसे ही हम लोग उत्तर मौर्य काल के सिक्का के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहला पॉइंट जो होगा वो होगा कि भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का इंडो ग्रीक वंश का राजा मिनांडर ने चलाया था। क्लियर है बात, भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का, सोना का सिक्का की बात आ गया, सोना का सिक्का, तो भारत में सर्वप्रथम
जो सोना का सिक्का चला, प्रथम बार चला, वो इंडो ग्रीक वंश का राजा मीनांडर ने चलवाया था। भारत में सर्वप्रथम सोना का सिक्का इंडो ग्रीक वंश का राजा मीनांडर ने चलाया था। इस मीनांडर को हम लोग मिलिंद भी बोलते हैं, मीनांडर को मिलिंद भी बोलते हैं, जिसका जानकारी एक बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो से मिलता है। मीनांडर के बारे में जानकारी जो मिलता है एक बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो से मिलता है। एक बौद्ध भिक्षु है अस्थविर नागसेन, तो अस्थविर नागसेन और मीनांडर के बीच जो है संवाद जो हुआ है उसी का वर्णन है उसमें, किसमें? मिलिंद पन्हो में। तो क्लियर है बात कि भारत में सर्वप्रथम सोना का सिक्का इंडो ग्रीक वंश का राजा मीनांडर ने चलवाया था। लेकिन अगर बात करें कि शुद्ध सोना का सिक्का, तो भारत में शुद्ध सोना का सिक्का चलाया है, वो चलाया है कुषाण वंश के शासक कनिष्क, कुषाण वंश के शासक कनिष्क द्वारा चलाया गया। क्लियर है बात? सोना का सिक्का मीनांडर चलाया है, लेकिन शुद्ध सोना का सिक्का चलाया है वो कुषाण वंश के शासक कनिष्क द्वारा चलाया गया है। और अगर बात करें कनिष्क का, तो कनिष्क की राजधानी जो है वो पुरुषपुर था। कहां था? पुरुषपुर। ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कनिष्क के बारे में पढ़ेंगे, मीनांडर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इंडो ग्रीक वंश के बारे में पढ़ेंगे, कुषाण वंश के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे वंश जो है उत्तर मौर्य काल में विदेशी वंश है, इनके बारे में चर्चा आगे हम करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग सिक्का के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो हम बात किए कि कुषाण वंश के शासक कनिष्क जो है वो भारत में शुद्ध सोना का सिक्का चलाया था। देखिए कनिष्क के समय ही जो है बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया था, हीनयान और महायान में बट गया था। देखिए उत्तर मौर्य काल में ही सीसा और प्रोटीन धातु का सिक्का चला है, सीसा और प्रोटीन धातु का सिक्का चला है। किस काल में? उत्तर मौर्य काल में। तो पूछेगा किस वंश के शासकों द्वारा, किस वंश के शासकों द्वारा जो है सीसा और प्रोटीन धातु का सिक्का चलाया गया? तो ये था सातवाहन राजाओं द्वारा, सातवाहन वंश के शासकों द्वारा सीसा और प्रोटीन धातु का सिक्का चलाया गया। अगर बात करें सातवाहन वंश का, तो सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। कौन था संस्थापक इसका? सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। और इसकी राजधानी जो थी वो प्रतिष्ठान है, जो कि गोदावरी नदी के तट पर। राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान कहाँ पर है? गोदावरी नदी के तट पर स्थित है प्रतिष्ठान। तो सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था, राजधानी प्रतिष्ठान, जो कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। अगर बात करें उत्तर मौर्य काल का, तो भारत में सर्वाधिक सिक्का चला है वो उत्तर मौर्य काल में ही चला है। भारत में सर्वाधिक सिक्का उत्तर मौर्य काल में ही चला है। अब आगे बात करते हैं गुप्त काल का सिक्का। आगे बात हम कर रहे हैं गुप्त काल का सिक्का। देखिए एक गुप्त काल की बात करें तो इस काल में सोना, चांदी और तांबा का सिक्का चला। गुप्त काल में सोना का भी सिक्का चला, चांदी का भी चला और तांबा का भी सिक्का चला। सोना, चांदी और तांबा का सिक्का चला। गुप्त काल में सोना का, चांदी का और तांबा का सिक्का चला। गुप्त काल में अगर बात करें तो वाणिज्य और व्यापार अपने उत्कर्ष पर था। गुप्त काल में वाणिज्य और व्यापार अपने उत्कर्ष पर था। देखिए इसमें उज्जैन, भड़ौच, प्रतिष्ठान, विदिशा, प्रयाग, पाटलिपुत्र, वैशाली, मथुरा, अहिछत्र और कौशाम्बी आदि प्रमुख व्यापारिक नगर थे। इन नगरों की बात करें तो इन नगरों में सबसे महत्वपूर्ण नगर जो था वो था उज्जैन। सबसे महत्वपूर्ण नगर था उज्जैन। देखिए तो हम बात कर रहे थे गुप्त काल के सिक्का के बारे में। तो सबसे अधिक अगर स्वर्ण मुद्रा की बात करें तो गुप्त राजाओं ने ही जारी किया। सबसे अधिक स्वर्ण मुद्रा गुप्त राजाओं ने ही जारी किया। देखिए सबसे अधिक सिक्का उत्तर मौर्य काल चला, लेकिन सबसे अधिक स्वर्ण मुद्रा गुप्त काल के राजाओं द्वारा चलाया गया। सबसे अधिक स्वर्ण मुद्रा गुप्त काल के राजाओं द्वारा चलाया गया। उसके बाद देखें कि सोना की बात करें तो आप लोग देख रहे हैं कि सिक्का में हम लोग सोना का सिक्का देखे, चांदी का सिक्का देखे, पंचमार्क देखे, लेकिन एक सिक्का की बात करेंगे
जो चमड़ा का सिक्का भी था, तो उसके बारे में बात करेंगे। बहरहाल हम बात कर रहे हैं गुप्त काल के सिक्का के बारे में। तो अभिलेखों में इन मुद्राओं को, जो गुप्त काल का सिक्का था, तो अभिलेखों में इन मुद्राओं को दिनार कहा गया है। मुद्रा को क्या कहा गया है? दिनार कहा गया है। परंतु गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं को सोने की मात्रा जो है, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं में सोने की जो मात्रा है वो कुषाण काल के जो सोना का मुद्रा था उससे थोड़ा कम है। सिक्का तो सोना का ही है, लेकिन उसमें सोना की जो मात्रा है वो गुप्त काल में थोड़ा कम है, क्वालिटी कम है। ठीक है। तो गुप्त राजाओं ने जब गुजरात के विभिन्न भागों पर जब कब्जा कर लिया, तो गुजरात के विभिन्न भागों पर कब्जा करने के बाद चांदी का सिक्का चलवाया था। गुजरात के विभिन्न भागों पर जब कब्जा कर लिया तो गुप्त राजाओं ने चांदी का सिक्का चलवाया था। अब बात करें तांबा का सिक्का का, तो तांबा का सिक्का गुप्त काल में कम था। तांबा के सिक्कों को माशक या काकनी कहते हैं। तांबा के सिक्का को क्या कहते हैं? माशक या काकनी, माशक या काकनी कहते हैं, काकनी। तो गुप्त काल में तांबा का सिक्का जो है बहुत कम चला है, उसको माशक या काकनी कहते हैं। देखिए, समुद्रगुप्त जो गुप्त वंश का ही राजा हुआ, तो समुद्रगुप्त को सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है, जो कि एक संगीतज्ञ था समुद्रगुप्त, उसको सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। एक चीनी यात्री है फाहियान, चीनी यात्री फाहियान है, और फाहियान लिखा है कि गुप्त काल में साधारण जनता दैनिक जीवन में विनिमय की वस्तु के रूप में, विनिमय की वस्तु के रूप में यानी खरीद वस्तु के रूप में, विनिमय की वस्तु के रूप में कौड़ियों का प्रयोग भी करते हैं। फाहियान बोला है कि कौड़ियों का प्रयोग भी करते थे, कौड़ियों का प्रयोग भी करते थे गुप्त काल। कौन बताया? फाहियान, चीनी यात्री फाहियान का कहना है कि गुप्त काल में साधारण वर्ग के लोग जो हैं दैनिक जिंदगी में विनिमय के रूप, साधन के रूप में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। तो ये सिक्का था। अब देखिए, सिक्का के बारे में जो बात कर रहे थे, ये सिक्का जो है पुरातात्विक स्रोत है। यहाँ पर सिक्का हम अंग्रेज काल के सिक्का नहीं पढ़ रहे हैं, मुगल काल के सिक्का की बात नहीं कर रहे हैं। अगर मुगल काल की बात करें, देखिए एक बात और आपसे कहना चाह रहे हैं कि बाद के दिनों में जब हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग देखेंगे हुमायूं के बारे में, मुगल वंश में हुमायूं के बारे में, कि हुमायूं जब शेर शाह से युद्ध कर रहा था चौसा के मैदान में, तो जो कि अनिर्णायक युद्ध था, और उस युद्ध के दौरान जो है हुमायूं कर्मनाशा नदी में बह गया था, और उस अवस्था में उसको एक मछुआरा जिसका नाम है निजाम सिक्का, निजाम सिक्का ने उसको बचाया था। बदले में हुमायूं जो है उसको एक दिन का राजा बनाता है, और उस दरमियान निजाम सिक्का जो है चमड़ा का सिक्का चलवाता है। तो हम लोग देखेंगे मुगल काल में, मुगल काल पढ़ेंगे तो। बहरहाल हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, और उसमें हम लोग अभिलेख पढ़ चुके, मंदिर पढ़ चुके, और आज सिक्का पढ़ चुके। तो पुरातात्विक स्रोत में अब बच गया आपके पास स्तूप, चैत्य, विहार और गुफा, जिसको हम लोग आज ही इस वीडियो में कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग स्तूप के बारे में। सिक्का हो गया, मंदिर हो गया, अभिलेख हो गया। अब बात करते हैं स्तूप के बारे में। स्तूप क्या है? स्तूप, देखिए अगर बात करें स्तूप का, तो बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष पर, बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष पर निर्मित अर्धचंद्राकार आकृति को स्तूप कहते हैं। क्या किसको कहते हैं? स्तूप। बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष पर निर्मित अर्धचंद्राकार आकृति को स्तूप कहते हैं। और ये स्तूप जो शब्द है ये संस्कृत और पाली भाषा से लिया गया है। स्तूप संस्कृत और पाली भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ढेर। क्या इसका अर्थ होता है? ढेर। इसका शाब्दिक अर्थ होता है ढेर। देखिए बात करते हैं तो बौद्ध धर्म में ऐसी मान्यता है कि स्तूप का प्रयोग कभी बौद्ध प्रार्थना स्थल के रूप में किया जाता था। ये स्तूप का प्रयोग कभी बौद्ध प्रार्थना स्थल के रूप में किया जाता था। हालांकि पूजा के लिए वो लोग
पूजा स्थल के रूप में चैत्य का प्रयोग करते थे, लेकिन बौद्ध प्रार्थना स्थल के रूप में वे लोग स्तूप का प्रयोग करते थे। अगर बात करें स्तूप का, तो भारत का पहला स्तूप जो है वो पिपरहवा का स्तूप है, जो गोरखपुर में है। भारत का पहला स्तूप कौन है? पिपरहवा का स्तूप। पिपरहवा का स्तूप है। ये कहाँ है? गोरखपुर में है। गोरखपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। पिपरहवा का स्तूप कहाँ है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में है। भारत का पहला स्तूप कौन है? पिपरहवा का स्तूप, जो कि गोरखपुर में है। और पिपरहवा का स्तूप जो है उत्तर प्रदेश में है और नौगढ़ रेलवे स्टेशन के उत्तर में स्थित है। कौन सा रेलवे स्टेशन है? नौगढ़ रेलवे स्टेशन के उत्तर में स्थित है भारत का पहला स्तूप, पिपरहवा का स्तूप। देखिए, उसके बाद अगर बात करें तो सांची का स्तूप है। सांची का स्तूप, और सांची का स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप का निर्माण मध्य प्रदेश में अशोक ने करवाया था। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने मध्य प्रदेश में करवाया था। देखिए, सांची जो है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित एक छोटा सा गांव है। ये सांची का स्तूप जो है, अगर हम सांची की बात करें कि सांची जगह कहां पर है, जहां पर अशोक ने स्तूप का निर्माण कराया, सांची का स्तूप, तो सांची जो है वो भारत के जिला है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश एक राज्य है, और उस मध्य प्रदेश राज्य में एक जिला है रायसेन जिला। कौन जिला है? रायसेन जिला। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में एक छोटा सा गांव है सांची, और उसी गांव में जो है बेतवा नदी के तट पर जो है बनाया गया है सांची का स्तूप। रायसेन जिला की बात करें तो रायसेन जिला में ही भारत का एक और पाषाण कालीन वस्ती मिली है, जिसका नाम है भीमबेटका। क्या नाम है? भीमबेटका जो है वो मिला है रायसेन में ही मिला है, रायसेन जिला में ही है भीमबेटका। तो देख रहे थे हम लोग ये स्तूप के बारे में, सांची का स्तूप। देखिए, जैसे ही बात आता है अशोक के बारे में, और उसके बाद अगला पढ़ेंगे भरहुत का स्तूप। कौन सा स्तूप है? भरहुत का स्तूप। पहले पढ़ लेते, उसके बाद बात करेंगे, एक स्टोरी है। फिर है भरहुत का स्तूप। भरहुत का स्तूप। ये भरहुत का जो स्तूप है, भरहुत का स्तूप का निर्माण शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। नाम सुनकर गजब सा लगता है। यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। शुंग वंश का राजा पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। किसका निर्माण? भरहुत के स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। देखिए, ये जो पुष्यमित्र शुंग है, ये शुंग वंश का, ब्राह्मण वंश का शासक है पुष्यमित्र शुंग। और ये पुष्यमित्र शुंग जब राजा बना तो इसने पूछा कि 99 भाइयों का हत्यारा अशोक महान सम्राट कैसे बना? तो लोगों ने बताया कि वे 8000 बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया। कौन? अशोक। तो ये पुष्यमित्र शुंग बोला कि हम उन स्तूपों को तोड़ देते हैं। तो ये सभी बौद्ध स्तूपों को तोड़वा दिया था। कौन? पुष्यमित्र शुंग। एक बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावदान। क्या है? दिव्यावदान में पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का नाशक बताया गया। दिव्यावदान में पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का नाशक बताया गया है। अपने विजय अभियान के दरमियान जब पुष्यमित्र शुंग सियालकोट गया था, सियालकोट जब पहुंचा था, तो वहां पर बोला था कि जो मुझे बौद्धों का एक सर काट कर देगा उसे मैं 1000 दिनार दूंगा। इसलिए पुष्यमित्र शुंग को दिव्यावदान में बौद्धों का नाशक बताया गया है। बहरहाल यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि भरहुत का स्तूप का निर्माण जो है पुष्यमित्र शुंग ने ही करवाया था। देखिए, जब वो राजा बन गया तो उसका हृदय परिवर्तन हुआ होगा, और अब चूंकि सब धर्म के लोग को देखना है उसको, तब उसने जो है भरहुत के स्तूप का निर्माण करवाया। और भरहुत जो है भारत के मध्य प्रदेश राज्य के सतना जिला में स्थित है। ये भरहुत कहाँ है? एमपी के सतना जिला में स्थित है। सतना जिला में स्थित है। तो भरहुत का स्तूप का निर्माण कौन करवाया? पुष्यमित्र शुंग। भरहुत कहाँ है? मध्य प्रदेश के सतना जिला में स्थित है। भरहुत स्तूप का पता जो है 1873 में सर्वप्रथम कलिंगम ने लगाया था। कब? 1873
73 में सर्वप्रथम कनिंघम ने लगाया था। देखिए अगर बात करें स्तूप का, तो स्तूप का विकास संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरों से हुआ है। स्तूप का विकास संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरों से हुआ है जिसका निर्माण मृतकों की चिता के ऊपर या मृतकों की हड्डियों को, अस्थियों को चुनकर, चुनी अस्थियों को रखने के लिए निर्माण किया होगा। चबूतरा का जो निर्माण किया होगा यानी कि मिट्टी के ऐसे चबूतरों से है जिसका निर्माण, यानी कि उस चबूतरा का निर्माण किस लिए किया गया होगा, या तो मृतकों को उस पर रखने के लिए या मृतकों की अस्थियों को चुनकर उसमें रखने के लिए उस चबूतरा का निर्माण किया गया होगा। और उस चबूतरा को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्तूप कहते हैं। और बिहार की बात करें तो बिहार का सबसे ऊंचा स्तूप जो है कहाँ है, बिहार में वैशाली में है। बिहार का सबसे ऊंचा स्तूप कहाँ है, वैशाली में है। और एक है धमेख स्तूप। धमेख स्तूप उत्तर प्रदेश के सारनाथ में वाराणसी से 13 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और किस कौन से, धमेख स्तूप, धमेख स्तूप है वाराणसी से 13 किलोमीटर दूर पर। और इसका निर्माण जो है अशोक द्वारा करवाया गया है। धमेख स्तूप का निर्माण करवाया गया है अशोक द्वारा। तो ये जो है हम लोग बात किए स्तूप के बारे में। अब स्तूप के बाद हम लोग जो है पुरातात्विक सूत्र में हम बात करेंगे चैत्य के ऊपर, फिर बिहार बचेगा और गुफा। तो अब देखते हैं हम लोग चैत्य के बारे में कि चैत्य क्या है। देखिए चैत्य, अगर बात करें चैत्य का, तो चैत्य जो है बौद्ध भिक्षुओं के पूजा स्थल को, बौद्ध भिक्षुओं के पूजा स्थल को चैत्य कहते हैं। और सातवाहन वंश के राजाओं द्वारा महाराष्ट्र के कार्ले में चैत्य का निर्माण किया गया है। और ध्यान देना है कि बौद्ध भिक्षुओं के पूजा स्थल को चैत्य कहते हैं। और एक चैत्य का निर्माण जो करवाया गया था महाराष्ट्र के कार्ले में, वो सातवाहन वंश के राजाओं द्वारा करवाया गया था। ये था चैत्य। छोटा देखेंगे, अब थोड़ा सा देखेंगे बिहार के बारे में। बिहार अपना राज्य बिहार भी है। बिहार है क्या, देखिए बिहार बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को बिहार कहते हैं। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को क्या कहते हैं, बिहार कहते हैं। बिहारों में बुद्ध की प्रतिमा होती है तथा बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। बिंबिसार जो है, जो मगध का हर एक वंश का संस्थापक माना गया बिंबिसार को, वो बिंबिसार जो है राजगृह में बेलूबन विहार का निर्माण करवाया है। बेलूबन विहार, राजगिरी में बेलूबन विहार का निर्माण करवाया है। कौन करवाया है, बिंबिसार, हर एक वंश का संस्थापक। हमारे राज्य का नाम जो बिहार पड़ा, यही बिहार के नाम पर हमारा राज्य का नाम बिहार पड़ा। ये था थोड़ा सा बिहार के बारे में। अब देखते हैं गुफा के बारे में। गुफा क्या है, देखिए गुफा, गुफा बोल रहे हैं, फूफा मत सुन लीजिएगा। गुफा के बारे में बात कर रहे हैं, कई लोग फूफा सुन रहे हैं। गुफा, देखिए गुफा में सबसे पहले बात करते हैं हम अजंता का गुफा। सबसे महत्वपूर्ण है अजंता का गुफा। अजंता का गुफा, अजंता का गुफा। अजंता का गुफा जो है औरंगाबाद में है। मेरा औरंगाबाद नहीं, महाराष्ट्र का औरंगाबाद। कहाँ है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। औरंगाबाद महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है अजंता का गुफा। इसका निर्माण जो है, अजंता की गुफा का निर्माण जो है गुप्त काल में हुआ और इसमें बौद्ध धर्म का चित्र बना हुआ है। अजंता की गुफा में बौद्ध धर्म का चित्र बना हुआ है। यह अजंता नामक गांव के निकट है। 1883 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया है। 1883 में यूनेस्को ने इसे, 1883 नहीं, 1983 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया है। यह गुफा करीब 21 चट्टानों को काट कर बनाया गया है। 21 चट्टानों को काट कर बनाया गया है। उसके बाद देखेंगे बराबर की गुफा। बराबर की गुफा, सेकंड गुफा बात कर रहे हैं, बराबर की गुफा। पहला गुफा है अजंता की गुफा। बराबर की गुफा, इसका निर्माण अशोक ने
आजीवक भिक्षुओं के लिए करवाया था, आजीवक भिक्षुओं के लिए करवाया था। इसका निर्माण अशोक ने आजीवक भिक्षुओं के लिए करवाया था। किसका गुफा का निर्माण? बराबर की गुफा का निर्माण। एक बराबर का जो गुफा है जिसका निर्माण अशोक ने आजीवक भिक्षुओं के लिए करवाया था, ये बराबर का गुफा जो है हमारे बिहार में है। बराबर का गुफा कहाँ है? हमारे बिहार में है। और बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में गया से 24 किलोमीटर दूर यह गुफा जो है बराबर की पहाड़ी स्थित है। और बराबर की गुफाओं का उपयोग आजीवक संप्रदाय के सन्यासियों के द्वारा किया जाता है। आजीवक संप्रदाय का स्थापना कौन किया था? मोगली पुत्र गोसाल, सॉरी मखली पुत्र गोसाल, मोगली पुत्र 30 हैं, तो आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन है? मखली पुत्र गोसाल। मखली पुत्र गोसाल ने किया था। मखली पुत्र गोसाल की बात करें तो मखली पुत्र गोसाल जो है महात्मा बुद्ध और महावीर के समकालीन थे। मखली पुत्र गोसाल महात्मा बुद्ध और महावीर के समकालीन थे। अब देखते हैं तीसरा गुफा, बाघ का गुफा। बाघ का गुफा, बाघ का गुफा, तीसरा गुफा क्या है? बाघ का गुफा, बाघ का फूफा नहीं, बाघ का गुफा। ये बाघ का गुफा जो है मध्य प्रदेश के धार जिले में, धार जिले से 17 किलोमीटर दूर पर स्थित है। मध्य प्रदेश के धार जिले, मध्य प्रदेश के धार जिले से 17 किलोमीटर दूरी पर ये जो है बाघ गुफा स्थित है। और विंध्यन पर्वत के दक्षिणी ढलान पर, विंध्यन पर्वत के दक्षिणी ढलान पर स्थित है। इस गुफा की खोज, बाघ गुफा की खोज 1818 ईस्वी में की गई थी। बाघ गुफा की खोज कब की गई? 1818 ईस्वी में की गई। बाघ गुफा की खोज कब की गई? 1818 ईस्वी में की गई। देखिए, ऐसा माना जाता है कि 10वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के पतन के बाद मनुष्य ने इसे भुला दिया था। बौद्ध धर्म के पतन के बाद मनुष्य ने इसे भुला दिया था और यहाँ बाघ निवास करने लगे थे। इस गुफा में फिर यहाँ पर बाघ निवास करने लगे थे, इसी कारण इसे बाघ गुफा कहा जाता है। यहाँ बसे गांव को बाघ गांव और बहने वाली नदी को बाघ नदी के नाम से भी जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो गांव बसा हुआ है उसको हम लोग बाघ गांव कहते हैं और यहाँ जो नदी बहती है उसे हम लोग बाघ नदी भी कहते हैं। तो ये था आप लोग का जो बचा हुआ था आपका पुरातात्विक स्रोत, वो आज क्लियर हुआ। तो हम लोग पढ़ चुके मंदिर, अभिलेख, सिक्का, स्तूप, चैत्य, विहार और गुफा। तो आज एक कंप्लीट हुआ। और अब जो है हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में जो पहला चैप्टर है उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, साहित्य के बारे में। और वहां पर देखेंगे साहित्य में, जिसको हम लोग बांटे थे साहित्य को, धार्मिक साहित्य और गैर धार्मिक साहित्य और विदेशी यात्रियों का विवरण। धार्मिक साहित्य को बांटे थे ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य में। तो अगला जो वीडियो बनेगा वो साहित्य का बनेगा। और दूसरी बात, कुछ विद्यार्थियों का डिमांड है कि सर एक बार फिर से मुगल काल के बारे में पढ़ाया जाए। देखिए, मुगल काल जो है ये मध्यकालीन भारत में आता है। मुगल काल मध्यकालीन भारत में आता है। और मध्यकालीन भारत की अगर बात करें तो मध्यकालीन भारत का शुरुआत जो है दिल्ली सल्तनत से होता है। दिल्ली सल्तनत से होता है। तो दिल्ली सल्तनत को पहले पढ़ना चाहिए हम लोग को। तो ऐसे उठपटांगा कहीं से शुरू करने में मजा नहीं आएगा, तो भी कंटिन्यू चल रहा है। उसके बाद बीच में किसी एक दिन मध्यकालीन भारत के इतिहास का संपूर्ण सिलेबस पे चर्चा कर लेंगे। और सिलेबस पर पढ़ लेने के बाद अगर कहीं से अगर उठाया जाए किसी भी टॉपिक को तो मजा आएगा। जैसे अगर हम बात करें कि प्राचीन भारत के इतिहास का संपूर्ण सिलेबस हम लोग पढ़ लिए हैं, तो संपूर्ण सिलेबस को पढ़ने के बाद अगर हम लोग कहीं से उठाकर कोई बात को समझते हैं, अगर मान लिया एकाएक हम लोग सातवाहन वंश के बारे में पढ़ना चाहते हैं, एकाएक हम लोग कुषाण वंश के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो वहां पर अगर इंडिकेट करते हैं कुषाण वंश जो है उत्तर मौर्य काल में आता है और उत्तर मौर्य काल में विदेशी वंश था, तो विदेशी वंश के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो क्लियर होगा। तो इसी प्रकार अगर मध्यकालीन भारत के इतिहास का संपूर्ण सिलेबस अगर हम लोग जान लेंगे, पढ़ लेंगे, उसके बाद कहीं से कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो भी मजा आएगा और समझ में भी आएगा। इसलिए अभी हम लोग फिलहाल प्राचीन भारत के इतिहास को करेंगे
और बीच में किसी दिन मध्यकालीन भारत के इतिहास का संपूर्ण सिलेबस पे चर्चा करेंगे। और वहां पर सिलेबस को जानने के बाद उस दौरान ही हम लोग चर्चा करेंगे मुगल काल के राजाओं के बारे में। उसके बाद इधर जो है दिल्ली सल्तनत, जिसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश का अंतिम शासक जो था इब्राहिम लोधी था, इस सब के बारे में चर्चा हम लोग करेंगे किसी खास दिन, जब हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास के संपूर्ण सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।